नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। आज हम चर्चा करेंगे उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो कल आपके सामने गुजरे। ये ट्रस्ट की जो बैठक थी, राम मंदिर न्यास का जो ट्रस्ट है उसकी बैठक है। इस बैठक के अंदर की ये तस्वीर है। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास कर रहे हैं। कोने में बैठे ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज इसका संचालन कर रहे हैं। इधर ये लास्ट कोने में बैठे हैं अयोध्या के जिलाधिकारी। इस बैठक में दो अधिकारी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। पहले दो लोगों का इस्तीफे की खबर आई, जिनमें चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। लेकिन देर रात्रि एक खबर आई कि एक और सदस्य हैं जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। अब गोपाल राव पर अभी निर्णय आना बाकी है। उनके निर्णय आने के बाद फिर इसकी जांच शुरू होगी और जहां तक मानना है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी होगी और इन्हें जेल भी जाना पड़ेगा। ये मामला इतना विकराल हो गया है कि आरएसएस बीजेपी के सामने इन इस्तीफों ने अब सवाल खड़े कर दिए और ये इस्तीफे सियासत में अब भूचाल लाने वाले हैं। और इन इस्तीफों में मोदी और योगी सरकार भयंकर फंसी हुई है। अगर आम जनमानस तक ये संदेश चला गया कि राम मंदिर का जो ट्रस्ट था उसमें दान की चोरी हुई है, चंदे की चोरी हुई है, तो बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं होगा कि इसको आम नागरिकों के दिलों से निकाल सके। उधर शाह के सबसे चहेते सांसद निशिकांत दुबे ने अखिलेश यादव से सीधा मोर्चा ले लिया है और अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट लिखकर उन्हें 10 मिनट का अल्टीमेटम दिया था। अभी तक देर रात तक तो पोस्ट डिलीट नहीं हुई थी। अब दिन में डिलीट होगी कि नहीं होगी, इस पर अभी विचार किया जाएगा। देखते ही देखते पूरे प्रदेश में भूचाल आया हुआ है। ये जो 3 लोग थे जिनके ऊपर पिछले कई दिनों से संकट छाया हुआ था, इनमें चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार हो गया, अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार हो गया, गोपाल राव का इस्तीफा अभी न गया है न भी स्वीकार हुआ है। लेकिन बैठक में तीनों को घुसने नहीं दिया, तीनों की एंट्री नहीं हुई। बैठक में कई साथी तो इस बात पर बेहद नाराज थे कि इन्हें जेल भिजवाया जाए। फिर एक सवाल उठा कि अगर इन्हें जेल भिजवाया जाएगा तो पूरे ट्रस्ट पर सवाल खड़े हो जाएंगे। इस लिहाज से फिलहाल इन्हें जेल भिजवाने का वहीं से जो सीधा प्रकरण था उसे रोक दिया गया। इस दौरान आज और एक खबर सामने बड़ी आई है कि अयोध्या में जो राम मंदिर है वहां चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तो मंजूर कर लिया गया। ट्रस्ट की बैठक के बाद सोमवार देर शाम करीब 9 बजे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट भी सामने आ गई। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस की गिरफ्त में आए 8 लोगों की भूमिका संदिग्ध है। इनमें लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा। इन सबको जेब और जूतों में नोट भरते दिखाई दिए हैं। इनके खिलाफ सीसीटीवी फुटेज में नोट छिपाने, फुटेज हटाने और गबन जैसी गतिविधियों के करीब 70 से ज़्यादा सबूत मिले हैं। जो ये लोग शाम को अपने मौजों में नोट भर लेते थे और उसके बाद अपने घर चले जाते। एसआईटी ने डॉक्टर अनिल मिश्रा पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। एसआईटी ने कहा कि पूर्व निर्धारित तलाशी व्यवस्था को शिथिल करने के लिए डॉक्टर अनिल मिश्रा ही जिम्मेदार थे। आरोपी टिन्नू यादव बिना किसी आदेश के गणना कक्ष की चाबी को अपने पास रखता था। टिन्नू ने सिफारिश करके भतीजे मनीष यादव को गणना में लगाया था
जो बाद में चोरी में शामिल हो गया। रिपोर्ट के अनुसार चढ़ावे की गिनती की पूरी प्रक्रिया में ही खामी पाई गई है। डॉक्टर अनिल मिश्रा वित्तीय मामलों और नकदी संकलन प्रबंधन की निगरानी कर रहे थे। बैंक के साथ तय एसओपी और सहमति बिंदु तैयार करने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। एसआईटी का कहना है कि तलाशी न किए जाने की जानकारी उन्हें आंतरिक माध्यमों से दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद कोई प्रभावी लिखित निर्देश जारी नहीं किए गए। क्यों? बायोमेट्रिक अटेंडेंस, निर्धारित वेशभूषा, निजी वस्तुओं पर प्रतिबंध, हुंडीवार गणना, मूल्य वर्गवार अभिलेखीकरण और दैनिक प्रतिवेदन जैसी व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए भी कोई प्रभावी सुधारात्मक कदम नहीं उठाई गए, जिनकी जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की थी। पूर्व निर्धारित तलाशी व्यवस्था को भी अनिल मिश्रा ने ढीला कर दिया था और इसकी सब पूरी जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि गणना कक्ष में जाने वाले लोगों की निगरानी की सही व्यवस्था नहीं थी और इससे चोरी के हालात पैदा हुए। आरोपियों की नीयत खराब हुई और फिर वे लगातार ही रामलला के खजाने से चोरी करने लगे। एसआईटी ने 27 अप्रैल से 5 जून 2026 तक उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज की जांच की। रिपोर्ट के अनुसार गणना कक्ष में कार्यरत कुछ कर्मचारी बार बार नोटों की गड्डियां और खुले नोट अपने कपड़ों की जेबों, जूतों और अन्य स्थानों पर छिपाते हुए दिखाई दिए। एसआईटी का कहना है कि यह कोई एक दो घटनाएं नहीं, बल्कि लगातार दोहराई गई संगठित गतिविधियां हैं। जांच में ऐसी 70 घटनाएं दर्ज की गई हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ कर्मचारी इशारों के जरिए एक दूसरे को सतर्क करते भी उस सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए हैं। प्रवेश निकास के दौरान ताकतवर तलाशी नहीं होती थी, जिससे नकदी ले जाना बाहर आसान था। प्रथम दृष्टया 6 लोगों की संलिप्तता पूरी पाई गई है। इस रिपोर्ट में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा की प्रथम दृष्टया संलिप्तता बताई गई है। एसआईटी के अनुसार सीसीटीवी फुटेज, बरामदगी और बैंक खातों की जांच में इनके खिलाफ पर्याप्त शुरुआती साक्ष्य मिले हैं। रिपोर्ट में इन सभी के खिलाफ चोरी, आपराधिक न्यासभंग, आपराधिक दुर्विनियोग, चोरी की संपत्ति रखने, षड्यंत्र और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की संस्तुति की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर ही ट्रस्टी कृष्ण मोहन ने केस दर्ज कराया था। बाद में आरोपी गिरफ्तार किए गए। अब सभी इस समय जेल में हैं। इनसे लगातार पूछताछ जारी है। एसआईटी ने यह भी बताया है रिपोर्ट में अपनी में कि गठन से पहले ट्रस्ट की ओर से कार्रवाई करते हुए आरोपियों से लगभग 79 लाख रुपया नकद, विदेशी मुद्रा, कुछ बहुमूल्य वस्तुएं बरामद की गईं। इसके अलावा 4 जून 2026 को गणना कक्ष से सटे बाथरूम से 2.25 लाख रुपए भी बरामद होने का रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। जांच में आरोपियों और उनके परिजनों के बैंक खातों का भी परीक्षण किया गया है। एसआईटी के मुताबिक इन कर्मियों का मासिक वेतन करीब 20,000 रुपया था, लेकिन इनके खातों में बड़ी मात्रा में नकदी जमा है, एफडी और अन्य वित्तीय लेन देन मिले जो उनकी घोषित आय से मेल नहीं खा रहे हैं। रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई है कि चोरी की रकम बैंक खातों में और संपत्तियों में खपाई गई हो सकती है। इसकी विस्तृत जांच की संस्तुति की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चढ़ावे की गणना प्रक्रिया को पारदर्शिता बनाए रखने की जिम्मेदारी ट्रस्ट की थी। एसआईटी ने ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारी डॉक्टर अनिल मिश्रा की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था में कमियों की जानकारी होने के बावजूद तलाशी,
बायोमेट्रिक अटेंडेंस, निर्धारित वेशभूषा, अन्य सुरक्षा उपायों को प्रभावी और सटीक ढंग से लागू नहीं कराया गया। गणना प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव की भूमिका को भी लेकर गंभीर लापरवाही, सुरक्षा व्यवस्था लागू न कराने को लिए जिम्मेदार बताया। वहीं बैंक अधिकारियों द्वारा भी एसओपी का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित नहीं करने की बात कही गई। एसआईटी की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू के पास बिना किसी औपचारिक लिखित आदेश के मंदिर की हुंडियों की चाबियां और पहुंच संबंधी व्यवस्थाओं का नियंत्रण था। रिपोर्ट के अनुसार इसी व्यक्ति की सिफारिश पर मनीष कुमार यादव को गणना कार्य में लगाया गया, जो बाद में चोरी के मामलों में संलिप्त पाया गया। एसआईटी ने सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर चूक माना है। सोशल मीडिया पर चांदी की ईंटें और बहुमूल्य चढ़ावे के गायब होने के आरोपों को भी एसआईटी ने जांच की। रिपोर्ट के अनुसार इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन, विश्व सिंधी सेवा समाज मुंबई के एक श्रद्धालु द्वारा अर्पित चांदी की ईंटों, हार, चरण पादुकाओं का रिकॉर्ड ट्रस्ट के अभिलेखों में मिला। एसआईटी ने कहा, इन मामलों में ट्रस्ट पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि बहुमूल्य वस्तुओं के प्रबंधन की व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत बताई गई है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्टों में साफ किया है, यह केवल प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है। पर्यवेक्षणीय विफलताओं, प्रशासनिक जवाबदेही, संस्थागत खामियों, संभावित अन्य जिम्मेदार लोगों की भूमिका, सुधारात्मक उपायों पर भी विस्तृत जांच अभी जारी है। अंतरिम रिपोर्ट में इन सभी पहलुओं पर विस्तृत निष्कर्ष और सिफारिश शासन को भेजी जाएंगी। एसआईटी ने जो 9 बड़ी गलतियां बताई जिनके चलते ये चोरी होती रही। एंट्री और एग्जिट पर तलाशी की व्यवस्था नहीं की गई, नंबर 1। नंबर 2, निर्धारित जेब रहित वेशभूषा का नियम लागू नहीं हुआ। नंबर 3, निजी वस्तुएं साथ रखने पर प्रतिबंध लागू नहीं हुआ। नंबर 4, हुंडीवार गणना नहीं की गई। नंबर 5, विभिन्न हुंडियों की राशि मिश्रित की गई। नंबर 6, मूल्य वर्गवार अभिलेख, वाउचर एवं प्रमाण पत्र तैयार नहीं किए गए। नंबर 7, बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रभावी रूप से लागू नहीं की गई, इससे कोई भी कभी भी कहीं भी आ जा रहा था। नंबर 8, गणना कक्ष में खाद्य पदार्थ एवं पेय पदार्थों पर प्रतिबंध का पालन नहीं हुआ। नंबर 9, जो मुख्य बिंदु था, सीसीटीवी निगरानी का उपयोग सही से नहीं किया गया। ऐसा होता तो गलती पहले पकड़ी जा सकती थी। ट्रस्ट की बैठक में ये बात साफ हो गई। ये एसआईटी की रिपोर्ट देर शाम जब ट्रस्ट की बैठक हो गई उसके बाद सार्वजनिक हुई है। उससे पहले ये इन 2 का इस्तीफा हो जाता है और फिर इन तीनों के ये आरोप सामने आ जाते हैं। बैठक में तीनों को सम्मिलित नहीं होने दिया गया। अब सवाल ये उठता है, इन खामियों के बाद अब क्या अनिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर होगी? इस पूरे आधार पर तो साफ साफ दिख रहा है कि अनिल मिश्रा पर एफआईआर होगी और चंपत राय पर क्या ये जेल भी जाएंगे? ये सवाल भी दर्शकों के समक्ष बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन इस सब के बीच एक और नया बखेड़ा खड़ा हो गया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रवक्ताओं ने अखिलेश यादव पर सवाल करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया में एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें कहा गया कि 982 बार अखिलेश यादव ने टिन्नू यादव से बातचीत की। एसआईटी की रिपोर्ट में या तो चंपत राय को बचाने के उद्देश्य से या फिर किसी और कारण से टिन्नू यादव पर बहुत बड़ा आरोप नहीं है। उन पर आरोप इतना ही बड़ा है कि उनके पास चाबियां रहती थी। उन्होंने अपने ही परिवार के मनीष यादव को नौकरी पर लगवाया जो इस चोरी में सम्मिलित पाए गए। साथ ही ये कहा गया कि 982 बार अखिलेश यादव की टिन्नू यादव से बातचीत हुई और सोशल मीडिया पर इससे भूचाल आ गया। इसके बाद
भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने एक बड़ा सा पोस्ट जो लिखा हुआ था उसे शेयर करते हुए अखिलेश यादव को भद्दे कटाक्ष कर दिए। फिर अखिलेश यादव का रौद्र रूप सामने आया है। अब सवाल यह है कि अखिलेश यादव ने बड़े आरोप लगाते हुए, बीजेपी की खिंचाई करते हुए निशिकांत दुबे को 10 मिनट का पोस्ट डिलीट करने के लिए समय दिया था। पोस्ट अभी डिलीट हुई है कि नहीं हुई है ये नहीं अभी तक पता चला, लेकिन अखिलेश यादव का रौद्र रूप देखकर भाजपा सख्ते में जरूर थी। इन सब चीज़ों को देखकर जिस हिसाब से अखिलेश यादव ने कहा है, तो क्या अमित शाह अपने सबसे प्यारे सांसद को बचा पाएंगे? ये कई सवाल अब सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि सच्चाई क्या है, क्योंकि अब हर आदमी जानना चाहता है कि पूरा सच क्या है। क्योंकि आज एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद और इस घटनाक्रम के बाद कई तरीके के सवाल ये उठे, आखिर ये हो क्या रहा है और क्या कारण है, क्यों ये सब सवाल उठ रहे हैं और लोग सवाल कर रहे हैं और कोई बोल क्यों नहीं रहा है। इस बातों के बाद कई चीजें सामने आई हैं। एसआईटी की रिपोर्ट ने बहुत कुछ पर्दा हटा दिया है और इस पर्दे के बाद भी अभी कई सवाल घूमते नजर आ रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में जो ये बेहद गंभीर पहलू सामने आया है, दरअसल असल मामला चोरी की जांच का था, लेकिन अचानक सोशल मीडिया पर एक नया नैरेटिव उभरता है। टिन्नू यादव ने अखिलेश यादव को 900 से 980 बार फोन किया। मैंने पिछले कुछ दिनों में इस पूरे दावे की कई जगह डिजिटल फॉरेंसिक पड़ताल की। यह बात वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह ने लिखी है और जो बातें अब तक सामने आई हैं वो बेहद चिंताजनक हैं। इस दावे के समर्थन में अब तक ना तो कोई आधिकारिक सीडीआर सार्वजनिक हुई, न एसआईटी ने ऐसा कोई दावा किया है, न उत्तर प्रदेश पुलिस का कोई आधिकारिक बयान सामने आया, ना ही किसी अदालत में रिकॉर्ड में ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध है। उपलब्ध सार्वजनिक डिजिटल ट्रेस में यह दावा पहले 980 कॉल्स के रूप में एक्स पर दिखाई देता है, बाद में यही संख्या 900 प्लस और सैकड़ों कॉल बदलती चली गई। यानी दावा स्वयं सोशल मीडिया पर बदलता रहा, जबकि इसका कोई आधिकारिक स्रोत सामने नहीं आया। डिजिटल ट्रेस ये भी दिखाते हैं कि शुरुआती पोस्ट के लगभग एक जैसी भाषा, एक जैसी पंक्तियां, यहाँ तक एक जैसी टाइपिंग की गलतियां एक्यूज्ड दर्जनों फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पोस्टों में दोहराई गई। यह कम से कम तो इतना संकेत देता है कि अनेक पोस्ट स्वतंत्र रिपोर्टिंग नहीं बल्कि एक साझा टेम्पलेट पर आधारित थी। सबसे गंभीर बात यह है, अब तक कोई आधिकारिक दस्तावेज जब सामने नहीं आया, तब तक यह केवल सोशल मीडिया का अपुष्ट दावा है और इसके बावजूद भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक, सांसद निशिकांत दुबे जैसे सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों ने इसी नैरेटिव को अपने बयानों और पोस्टों में स्थान दिया है। लेकिन यदि ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर सवाल उठाना स्वाभाविक है। अपुष्ट सोशल मीडिया दावा इतने कम समय में हजारों पोस्टों, वीडियो और राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक बयानों तक कैसे पहुंच गया? एक वायरल पोस्ट को इतनी बड़ी तादाद में क्यों वायरल किया गया, जिस पोस्ट में ही कोई दम नहीं था? क्या अखिलेश यादव की बढ़ती छवि को देखकर ये छवि बिगाड़ने का एक स्वरूप था? जैसा कि पिछली बार भी देश के गृह मंत्री, तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब 2017 में उत्तर प्रदेश में चुनाव था तो एक खबर फैलाई गई थी कि अखिलेश यादव ने अपने बाप, अपने पिताजी स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव नेताजी को थप्पड़ मार दिया था। ये बिल्कुल सफेद झूठ थी और इस घटना को बाद में गृह मंत्री ने खुद एक प्रोग्राम में स्वीकार किया कि हमने झूठ बोला था। उसका वीडियो भी बड़ी तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। तो क्या एक बार फिर अखिलेश यादव की छवि को बड़ी डेंट पहुंचाने के उद्देश्य से ये बड़ा गेम खेला गया?
अब अखिलेश यादव ने पूरे सोशल मीडिया के लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इस पोस्ट को डिलीट नहीं किया गया, जहां जहां पोस्ट मिलेगा, जिन जिन लोगों का मिलेगा, उस सब पर एफआईआर दर्ज कराएंगे। इस बड़ी खबर के बाद सोशल मीडिया से लेकर सभी प्लेटफॉर्म पर उछाल आया हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी के दो धुरंधर योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों की कुर्सी पर अब संकट बरकरार है। अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की तरफ पिछड़े और दलित लामबंद हो गए और इसी तोड़ की उद्देश्य से दलित समाज से आने वाले कृष्ण मोहन को, जो उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद के रहने वाले हैं, उन्हें ट्रस्ट का महासचिव नियुक्त किया है, ताकि आने वाले समय में जो बार बार एक आरोप लग रहा था कि इस जो ट्रस्ट बना इसमें कोई दलित नहीं है, तो दलित को महासचिव बनाकर दलितों को रिझाने के लिए एक बीजेपी ने नई चाल चली है। अब ये चाल कितनी कामयाब होगी, और अगर पिछड़े इस बात पर अड़ गए कि अखिलेश यादव का अपमान बार बार किया जा रहा है, और दलित भी अड़ गए कि पिछड़ों के पीडीए की बात करने वाले अखिलेश को अपमानित क्यों किया जा रहा है, तो फिर भाजपा को लेने के देने पड़ जाएंगे। इस पूरे प्रकरण में अब भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंसी हुई है। आरएसएस की साख दांव पर लगी हुई है। चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ जो एसआईटी की रिपोर्ट आई है, उसमें चंपत राय को क्यों बचाया गया, अनिल मिश्रा को ही सारा दोषी क्यों बनाया गया, ये सवाल भी उठता है। और चंपत राय और अनिल मिश्रा को पहले दिन से लगातार बराबर का दोषी माना जा रहा था। ट्रस्ट के लोगों को मानना था कि चंपत राय और अनिल मिश्रा को गिरफ्तार करा देना चाहिए। बाद में ट्रस्ट के लोगों ने कहा कि इससे ट्रस्ट की भयंकर बदनामी होगी और बुरा हाल होगा, इस लिहाज से एफआईआर नहीं कराई गई। अब हम दर्शकों से ये सवाल करते हुए इस खबर को यहीं विराम देंगे कि आने वाले दौर में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है और आपकी क्या आकांक्षा है, ये आप हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल इस खबर से यहीं विदा लेंगे। आप सबका आभार, धन्यवाद और नमस्कार।